शब्द भेद। तो मैंने आपको बता दिया है कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, दूसरे थे व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरे किसके थे? रूप या प्रयोग के आधार पे, और चौथे क्या थे? अर्थ के आधार पे। तो कल तो मैंने देखा था कि क्या बताया था आपको, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अच्छा, संकर शब्द क्या होते हैं? दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। और तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के शब्दों को। तद्भव, अच्छा, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है उन्हें हम देशज या देसी शब्द कहते हैं। आज देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे। नंबर 2, हेडिंग डालिए। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। एग्जाम में आपसे पूछा है, बताइए व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के? 3। आपसे पूछे रचना के आधार पे बता दीजिए, तब भी 3 ही है। और बनावट के आधार पे पूछ रहे तब भी आंसर 3 ही है। ऐसा नहीं है कि सर ने, आप कहोगे सर ने बताया नहीं मुझे, सर ने ये कहा व्युत्पत्ति के आधार पे बताया है, या तो आप ये सोचो कि सर ने ये कहा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट तीनों के आधार। अगर अलग अलग करके भी पूछा जाए तब भी आंसर हमारा क्या होगा? 3 ही सही होगा। अब 3 कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और वियोग। तो सबसे पहले हेड डालेंगे रूढ़। रूढ़ शब्द लिखिए इसमें, वे शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर नहीं बने होते हैं, अर्थात वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर नहीं बने होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है? जैसे जैसे शब्द दिया गया है घर। अब जो घर शब्द है वो शब्द कैसा है? रूढ़ शब्द है। इस शब्द के सार्थक खंड नहीं हो सकते। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले। अब अगर मैं इसके टुकड़े भी करूंगा, एक का आएगा घा और दूसरे का आएगा रा, ना तो इसका कोई अर्थ होता है ना ही इसका। तो वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। घर हो गया। अच्छा, मुंह, ये भी कैसा है? रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके भी टुकड़े नहीं हो सकते। यानी टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। और कौन से हो जाएंगे? घोड़ा है, हो जाएगा। चावल कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, क्योंकि चावल के टुकड़े करूंगा तो चा बल, या फिर क्या आ जाएगा? चाव प्लस ला, यही तो टुकड़े हो सकते हैं। अब इनके कोई अर्थ नहीं होते। अगर इसका अर्थ होता है तो इसका नहीं, इसका होता है तो इसका नहीं। यानी दोनों के ही सार्थक खंड होने चाहिए। अगर दोनों के सार्थक खंड नहीं हो रहे हैं तो वो शब्द कैसा है? रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द समझ गए। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिसके सार्थक खंड ना हो उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है? और कोई हो सकते हैं, बता सकते हो? पानी, ठीक है। दिन भी हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से बहुत से होते हैं आदि।
जहां समझ में ना आए वहां पूछ लेना, ठीक है, बैठे नहीं रहना। नंबर 2 लिखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द देखिए, बेशब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक, यौगिक का मतलब क्या है? योग, और योग मीन्स दो शब्द जोड़ना। तो दो शब्द या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो बनता है वो शब्द क्या कहलाता है? हमारा यौगिक शब्द। जैसे शब्द दिया गया है विद्यालय। अब जो विद्यालय शब्द है वो दो शब्दों के मिलने से बना है। किन किन के? एक विद्या से और दूसरा आलय से। इन्हीं दो शब्दों से तो मिलकर बना है। विद्या का मतलब क्या होता है? ज्ञान, और आलय का मतलब क्या होता है? स्थान या घर। विद्या का आलय। तो विद्यालय शब्द कैसा है हमारा? यौगिक शब्द है। कैसा है? यौगिक शब्द है। अच्छा, राजपुत्र। अब जो राजपुत्र है वो भी दो शब्दों से मिलकर बनना है। किन किन से? एक राजा से, दूसरा पुत्र से। राजा का पुत्र। अच्छा, विज्ञान, ये भी शब्द कैसा है? यौगिक है। क्यों? क्योंकि ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वी और दूसरा ज्ञान। वी का मतलब क्या होता है? विशेष, और ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान ही होता है। सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक शब्द जो है वो भी कैसा है? यौगिक है। ये किन किन से मिलकर बना है? समाज और इक। इन्हीं दोनों से तो मिलकर बना है, समाज और इक। इक मीन्स होता है समूह, कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक नोट करके यही लिख लीजिए, यौगिक शब्द की रचना समास, उपसर्ग और प्रत्यय से होती है। यौगिक शब्द की जो रचना है वो समास, उपसर्ग और प्रत्यय से होती है। अब जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब मैं कहूं इसमें समास कौन सा है? तो कौन सा है? तत्पुरुष। अच्छा, तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह बीच में आते हैं और उत्तर पद यानी बाद का पद कैसा होता है? प्रधान होता है। विज्ञान शब्द दिया गया, विज्ञान में उपसर्ग है कि प्रत्यय है? उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है उपसर्ग? मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अच्छा, सामाजिक में क्या है? उपसर्ग है प्रत्यय? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो यौगिक दो शब्दों के मिलने से बनता है, लेकिन जो यौगिक है उसकी जो रचना है कितने तरीके से की जा सकती है? 3, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। तो समझ गए रूढ़ शब्द क्या होते हैं और यौगिक शब्द क्या होते हैं। रूढ़ क्या होते हैं? जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब नंबर 3 हेडिंग करके लिखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ देखिए, बेशब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं। बेशब्द जो यौगिक तो होते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ होता है।
लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ होता है। उन शब्दों को क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अच्छा, जैसे बताओ योग रूढ़ में कौन कौन से आ जाएंगे? हाँ, दशानन। अच्छा, दशानन जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? दस और आनंद, यानी 10 है सिर जिसके। किन के लिए कहा गया दशानन? रावण के लिए कहा गया है। इसी प्रकार पीतांबर है। अब पीतांबर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पीला से, दूसरा अंबर से। यानी ये यौगिक तो है, लेकिन पीतांबर विशेष किसके लिए कहा जाता है? कृष्ण के लिए कहा जाता है। पीतांबर हो गया, लंबोदर हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा, आदि। ठीक है, तो यही आप नोट करके एक चीज लिख सकते हो कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। ठीक है, यानी बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, जितने भी उदाहरण हैं, सभी कैसे होते हैं? योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। तो रचना बनावट के आधार पर शब्द समझ में आ गए। कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में क्या होता है? सार्थक खंड नहीं हो सकते। यौगिक दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और योग रूढ़ दो शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं, नहीं यौगिक तो होते हैं, लेकिन कोई तीसरा अर्थ दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है तीसरे प्रकार में देखेंगे, रूप या प्रयोग के आधार पर। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द। अब विकारी में लिखिए वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। आदि के आधार पर परिवर्तित यानी बदल जाते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जिनका परिवर्तन हो जाता है किसके आधार पे? लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और कारक के आधार पे। जैसे उदाहरण में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे लड़का शब्द है। ठीक है, अब लड़का शब्द है, अब लड़का शब्द का अगर मैं लिंग परिवर्तन करूं, अभी ये पुल्लिंग है, अगर मैं इसका लिंग परिवर्तन करूंगा तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा, क्योंकि बदल गया। यानी जिसका अगर जिस शब्द का परिवर्तन हो, बदल जाए जो शब्द, वो कैसा होता है? विकारिणी से ही परिवर्तन है। लड़का का अगर लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़की हो जाएगा, वचन में परिवर्तन करेंगे तो लड़के हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और कारक में बदलेंगे तो लड़कों को हो जाएगा। ठीक है, तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर बदल जाते हैं क्या कहलाएंगे? आपके विकारी। अच्छा, लड़का हो जाएगा। क्या हाथी जो शब्द है वो विकारी है? ठीक है। अच्छा, राधा शब्द क्या विकारी है? नहीं है। राधा शब्द कैसा है? अविकारी शब्द है। ऐसे लिख दो, लड़का, हाथी, घोड़ा आदि।
अब नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए, अविकारी। अविकारी शब्द, इसमें लिख लीजिए वे शब्द जो लिंग वचन कारक, जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अविकारी शब्द कहते हैं, या वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं क्या कहलाएंगे? अविकारी, क्योंकि इनका बदलाव नहीं होता है। किनके आधार पे? ना लिंग के आधार पे, ना वचन के आधार पे, ना ही कारक के आधार पे। अच्छा, कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे और शब्द लिखा हुआ है। अच्छा, और शब्द का अगर मैं लिंग में परिवर्तन करूं क्या बदल जाएगा? और का क्या और ही हो सकता है? नहीं होगा। वचन में क्या बदल जाएगा? ये ना वचन में बदलेगा और ना ही कारक में बदलेगा, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। अविकार यानी कोई विकार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये शब्द कैसा है? अविकारी है। अच्छा, तथा, क्या ये शब्द बदल जाएगा? ये भी नहीं बदलेगा। और कौन कौन से हो जाएंगे? अथवा, ठीक है, ये भी नहीं बदलेगा। कब शब्द लिखा है? आदि शब्द जो हैं वो शब्द कैसे हैं? अविकारी शब्द है। ऐसे आप देख के ही पहचान लोगे कि ये विकारी है या अविकारी है। तो विकारी शब्दों का जो परिवर्तन है वो लिंग वचन कारक के आधार पे होता है, और जो अविकारी होते हैं वो लिंग वचन और कारक के आधार पर नहीं बदलते, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। अच्छा, चलिए इधर लिख लीजिए अर्थ के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग करके लिखेंगे एकार्थी। इन्हें सिर्फ हेडिंग ही कर लेना है, बाद बाकी मैं समझा दे रहा हूं, आप समझ जाओगे, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। एकार्थी का मतलब क्या होता है? जिस शब्द का एक ही अर्थ निकले उन्हें क्या कहेंगे? एकार्थी। जैसे लिखा है राम, यानी सीधी सी बात पे जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं सभी कैसे हैं? एकार्थी है। राम शब्द का एक ही अर्थ है, क्या और निकलेंगे राम के? नहीं निकलेंगे। इसी प्रकार गंगा है, सीता है, इस तरीके से हो जाएंगे आदि। इनके जिन शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? एकार्थी। अच्छा, अनेकार्थी क्या होते हैं? अनेकार्थी हेडिंग से ही पता चल जाता है। अनेकार्थी का मतलब है एक से अधिक अर्थ निकले उन्हें क्या कहेंगे? अनेकार्थी। अच्छा, जैसे हार लिखा हुआ है, अब हार शब्द के अनेक अर्थ हैं, कौन कौन से? एक हार का मतलब है गले का हार, और दूसरा क्या है? पराजय। जीत वाला हार और जो मैंने पराजय बोला अलग अलग होता है। क्यों भाई? बात तो एक ही है कि जीत वाला हार अलग है, बोल तो रहा हूं, एक गले का हार है, एक पराजय। पराजय मीन्स भी हार ही होता है। अच्छा, कर, एक कर मीन्स होता है हाथ और दूसरा क्या होता है? टैक्स। ठीक है। अच्छा, कनक, और एक होता है धतूरा, दूसरा होता है सोना। इसी प्रकार हरि शब्द, हरि का तो बहुत भी अर्थ है, सांप के लिए भी है, हिरन के लिए भी है, पानी के लिए भी है, कई है। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी। और जिनके एक ही अर्थ होते हैं एकार्थी। अच्छा, नंबर 3 है समानार्थी या पर्यायवाची बोलते हैं। समानार्थी का मतलब क्या है? शब्द बहुत से होते हैं
लेकिन अर्थ सभी का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। ये नहीं है कि हम 5-6 शब्द दे दिए और सबके अलग अलग अर्थ हैं, यानी शब्द बहुत से हैं और उन सभी का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। उन्हें क्या कहते हैं हम, पर्यायवाची कहते हैं या फिर समानार्थी कहते हैं। और नंबर 4 आपके क्या होते हैं, विपरीतार्थी यानी विलोम, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था शब्द भेद, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। जो मैंने आपको शब्दों का जो वर्गीकरण है 4 प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। एक तो आपकी उत्पत्ति के आधार पे होते हैं, दूसरे होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे, तीसरे होते हैं रूप या प्रयोग के आधार पे और चौथे होते हैं, ठीक है।